दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्निंग एज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सही पीएलसी का चुनाव करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखें। सही पीएलसी चुनना थोड़ा सा ट्रिकी है। दोस्तों ज़रूरी ये है कि जो पीएलसी आपने लगाया है वो आपकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट को पूरा करे और साथ ही इसकी कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएलसी सेलेक्ट करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि जिस प्रोसेस या प्लांट को आप पीएलसी के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, या जिस एप्लीकेशन या प्रोसेस को आप पीएलसी के द्वारा ऑटोमेट करना चाहते हैं वो कितना क्रिटिकल है, उसका सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, उसका साइज क्या है। दोस्तों इसी आधार पर आप तय कर पाएंगे कि आपका पीएलसी किस प्रकार का होगा। ये एक रिडंडेंट पीएलसी भी हो सकता है या एक नॉर्मल स्टैंड अलोन पीएलसी भी हो सकता है। दोस्तों सिस्टम रिक्वायरमेंट के आधार पर ही आप तय कर पाएंगे कि आपके पीएलसी का साइज क्या होगा, आपका पीएलसी में कितने इनपुट आउटपुट होंगे। आपकी एप्लीकेशन के साइज के आधार पर ही आप ये तय कर पाएंगे कि आपका पीएलसी का साइज क्या होगा। वो लार्ज पीएलसी होगा, मीडियम पीएलसी होगा या फिर एक माइक्रो पीएलसी से आपका काम हो सकता है। यदि आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो हो सकता है कि आपको रिडंडेंट पीएलसी की आवश्यकता हो। स्पीड ऑफ सीपीयू। दोस्तों पीएलसी सीपीयू की स्पीड भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जिस प्रकार कंप्यूटर में उसके सीपीयू की स्पीड इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार पीएलसी में उसके सीपीयू की स्पीड इम्पोर्टेंट है। दोस्तों समझिए आपके जो प्रोसेस एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इनपुट आउटपुट्स हो सकते हैं, जैसे पंप्स, वाल्व्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट। ये जो इनपुट आउटपुट्स हैं कई बार 100, 200 या हजारों की मात्रा में हो सकते हैं। अब समझिए कि आपने जो पीएलसी सेलेक्ट किया है उसके सीपीयू की स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि वो इन सभी हजारों इनपुट आउटपुट्स को एक साथ आसानी से हैंडल कर पाए और इन सभी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को आपके पीएलसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड कर पाए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पीड ऑफ सीपीयू। दोस्तों यहाँ पर पीएलसी स्पीड से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, स्कैन टाइम। स्कैन टाइम क्या होता है? एक स्कैन साइकिल को पूरा करने में पीएलसी को जितना समय लगता है उसे हम स्कैन टाइम कहते हैं। अब दोस्तों एक नई टर्म आ गई, स्कैन साइकिल। तो समझ लेते हैं स्कैन साइकिल क्या होता है। स्कैन साइकिल में क्या होता है दोस्तों, पीएलसी इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहले स्टेप में पीएलसी क्या करता है, सारे इनपुट्स को रीड करता है और उनका स्टेटस अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दूसरे स्टेप में पीएलसी उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, पीएलसी सेल्फ डायग्नोस्टिक करता है और उसके जितने कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं उन सबको एक बार चेक करता है। सारे कम्युनिकेशन चेक होने के बाद चौथे स्टेप में पीएलसी क्या करता है, उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है उसके अकॉर्डिंग सारे आउटपुट्स को अपडेट कर देता है। और ये चारों स्टेप मिलकर कहलाते हैं स्कैन साइकिल। दोस्तों पीएलसी इस स्कैन साइकिल को लगातार रिपीट करता रहता है। तो एकदम क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे किसी पीएलसी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसका स्कैन टाइम उतना ही कम होगा। दोस्तों पीएलसी सेलेक्ट करते हुए जो तीसरी बात जिसका आपका ध्यान रखना है वो है पीएलसी की मेमोरी।
दोस्तों जो पीएलसी आपने सेलेक्ट किया है उसकी मेमोरी सफिशेंट होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उसकी मेमोरी होनी चाहिए, अदरवाइज ये पीएलसी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दोस्तों आपके पीएलसी की मेमोरी रिक्वायरमेंट उससे कनेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की संख्या पर निर्भर करता है। इसके अलावा पीएलसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी पीएलसी की मेमोरी में स्टोर्ड होता है, और पीएलसी यूज़र या आपके द्वारा जो प्रोग्राम बनाया गया है आपको प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, वो भी पीएलसी की मेमोरी में स्टोर होता है। इसके अलावा पीएलसी के जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हैं या उसके जो सीपीयू हैं, उनके जो फर्मवेयर हैं वो सब डाटा भी पीएलसी की मेमोरी में स्टोर होता है। दोस्तों इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो पीएलसी आपने सेलेक्ट किया है उसकी मेमोरी सफिशिएंट होनी चाहिए। नॉर्मली पीएलसी मेमोरी को हम किलोबाइट या मेगाबाइट में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसीडरेशन की तरफ। पीएलसी सेलेक्ट करते हुए जो चौथा कंसीडरेशन है वो है नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडरेशन है। ठीक है, क्योंकि पीएलसी में इनपुट्स एंड आउटपुट्स किसी भी पीएलसी ऑपरेशन की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। दोस्तों पीएलसी सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पीएलसी में कितने और किस प्रकार के इनपुट आउटपुट्स यूज़ होने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको वेरी अर्ली स्टेज में कैलकुलेट कर लेना चाहिए। फ्यूचर आईओ एक्सपेंशन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपकी एप्लीकेशन में यूज होने वाले टोटल इनपुट आउटपुट्स को कैलकुलेट कर लीजिए और उनको टाइप वाइज समराइज कर लीजिए, जैसे कि टोटल कितने डीआई हैं, टोटल कितने डीओ हैं और टोटल कितने एआई हैं या फिर कितने टोटल एओ हैं। उसी आधार पर आप अपने पीएलसी में यूज होने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कैलकुलेट करते हुए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पीएलसी एप्लीकेशन में कोई स्पेशल टाइप का इनपुट आउटपुट मॉड्यूल तो नहीं यूज होने वाला है। ये इनपुट आउटपुट स्पेशल टाइप का इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कोई आईओ लिंक मॉड्यूल हो सकता है, कोई काउंटर मॉड्यूल हो सकता है, कोई आर2डी मॉड्यूल हो सकता है, कोई एनकोडर मॉड्यूल हो सकता है या कोई दूसरा मॉड्यूल हो सकता है। एक बार आपने टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कैलकुलेट कर लिए तो आप उसी आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि आपके पीएलसी का साइज क्या होगा। ये एक माइक्रो पीएलसी होगा, मीडियम पीएलसी होगा या फिर लार्ज पीएलसी होगा। दोस्तों पीएलसी के साइज और उसकी आईओ के नंबर के आधार पर ही आप अपनी पीएलसी का साइज और कॉस्ट दोनों को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और आपका पीएलसी फुल स्विंग में काम कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इसका ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों पीएलसी सेलेक्ट करते हुए जो फिफ्थ कंसिडरेशन है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। आपको ध्यान देना होगा कि आपका पीएलसी दूसरे पीएलसी नेटवर्क्स, सिस्टम्स या फील्ड डिवाइसेस से किस प्रकार कम्युनिकेट करेगा। दोस्तों वैसे तो सभी पीएलसी में अपने कुछ इनबिल्ट कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं, फिर भी आप अपनी एप्लीकेशन के अनुसार कुछ एडिशनल कम्युनिकेशन पोर्ट पीएलसी में ऐड कर सकते हैं। पीएलसी में यूज होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में आपको बता देते हैं। ये हैं ईथरनेट कम्युनिकेशन पोर्ट, RS485 और RS232 कम्युनिकेशन पोर्ट, कैन बस कम्युनिकेशन पोर्ट, मोडबस RTU कम्युनिकेशन पोर्ट, मोडबस TCP IP कम्युनिकेशन पोर्ट, अजी कम्युनिकेशन पोर्ट, प्रोफिबस कम्युनिकेशन पोर्ट और MPI कम्युनिकेशन पोर्ट। तो दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन के अनुसार किसी पीएलसी में एडिशनल कम्युनिकेशन पोर्ट
ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सिक्स्थ कंसिडरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको देखना होगा कि आप अपने पीएलसी का प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखेंगे और किस प्रकार लिखेंगे, या आपकी एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है, ये आपको दोस्तों देखना होगा। दोस्तों, पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई प्रकार की होती हैं। प्रत्येक लैंग्वेज की अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एडवांटेजेस और अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं। कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो ये हैं लैडर डायग्राम लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम लैंग्वेज। तीसरी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज और चौथी लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज। दोस्तों, यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अधिक जानना है तो हमारा वीडियो देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अंत में दोस्तों, जो फाइनल कंसिडरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है ऑपरेटर इंटरफेस। ऑपरेटर इंटरफेस दोस्तों क्या होता है? ऑपरेटर इंटरफेस को जनरली हम HMI या ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेटर इंटरफेस के द्वारा आप अपनी प्रोसेस एप्लीकेशन को विजुअली किसी स्क्रीन पर मॉनिटर कर सकते हैं और उसको HMI या ऑपरेटर इंटरफेस के द्वारा कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर इंटरफेस आपकी प्रोसेस एप्लीकेशन को एक डिस्प्ले स्क्रीन पर विजुअली रिप्रेजेंट करता है। इसके द्वारा आप अपनी प्रोसेस का स्टेटस देख सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्रोसेस के सेट पॉइंट्स भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं।